हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 9वीं कक्षा के छात्रों के 18 फरवरी 2025 से फाइनल एग्जाम शुरू हो जाएंगे और 18 तारीख को 9वीं कक्षा का पहला पेपर जो है हिंदी विषय का है। इसलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको हिंदी विषय की तैयारी करवाने के लिए जो आपका हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर आएगा, बिल्कुल सेम फॉर्मेट के साथ जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है आपका, उस क्वेश्चन पेपर को मैं इस वीडियो के अंदर सोल्व करवाऊँगा, ताकि जिससे आपकी एग्जाम के लिए तैयारी अच्छे से हो सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्योंकि मैं आपको अपने चैनल के ऊपर आपके सभी सब्जेक्ट के एग्जामों की तैयारी करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की भी तैयारी करवाऊंगा। तो उन सभी वीडियोज़ को अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले। अब क्वेश्चन पेपर देखते हैं 9वीं कक्षा का हिंदी विषय का। जैसा कि आप देख सकते हैं 9वीं कक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर है, हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर है। 80 नंबर का पेपर आएगा आपका और 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए। और हिंदी विषय के अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा, वो पहले क्वेश्चन के अंदर ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, व्याकरण पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी कि ऑप्शन वाले क्वेश्चन आएंगे, यानी कि MCQ वाले क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन है, काली घटा का घमंड घटा में डैश अलंकार है। तो इसके अंदर जो अलंकार है वो है यमक अलंकार। तो ऑप्शन 4 जो है आपका आंसर है। सैंपल पेपर से और जो पिछले सालों के जितने भी हरियाणा बोर्ड ने एग्ज़ाम लिए, अगर आप उनकी क्वेश्चन पेपरों की अगर आप तैयारी करते हैं पिछले 2-3 सालों के क्वेश्चन पेपरों की, तो इससे जो है आपके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उनकी सबकी तैयारी हो जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, अत्यधिक में उपसर्ग है। तो अत्यधिक के अंदर अति उपसर्ग है। तो पहला ऑप्शन जो है ये आंसर है इसका। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, धीरे धीरे शब्द है। तो ये किस तरह का शब्द है? ये है क्रिया विशेषण का। तो पहला ऑप्शन जो है आंसर है इसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मनोरथ का पर्यायवाची है। तो मनोरथ का पर्यायवाची होता है इच्छा। तो पहला ऑप्शन जो है आपका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि का नाम है। तो पंजाबी भाषा की जो लिपि होती है वो होती है गुरुमुखी। तो ऑप्शन तीसरा जो है आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अमावस्या का विलोम बताइए। तो अमावस्या का विलोम जो होता है वो होता है ऑप्शन सेकंड पूर्णिमा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को डैश कहते हैं। यानी कि 2 या 2 से अधिक ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई ना कोई मीनिंग निकले, तो उसको कहते हैं वाक्य। यानी कि वाक्य जो होता है उसकी डेफिनेशन यही होती है, 2 या 2 से अधिक शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो, तो उसको वाक्य कहते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर भी जो है ग्रामर से ही क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है ग्रामर में से, यहाँ पर ये सब्जेक्टिव है, यानी कि इनके आंसर आपको लिखने पड़ेंगे। रह की मात्रा का प्रयोग करते हुए कोई भी 2 शब्द बनाएं। तो इसके अंदर जो है 2 शब्द बनाने हैं आपको रह की मात्रा का प्रयोग करते हुए। तो यहाँ पर जो है शब्द प्रेम भी बन जाएगा। दूसरा जो शब्द है इसमें बन जाएगा क्रम। जो ये रह की मात्रा है, इस मात्रा का प्रयोग करते हुए आपको 2 शब्द बनाने थे। कोई भी 2 शब्द आप बना सकते हैं। और एक जो मान लीजिए चक्र है, तो ये 3 शब्द हैं जो रह की मात्रा का प्रयोग करते हुए बन सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। तो पहला जो है वाक्य है इसमें, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू होना। तो इसका मतलब होता है अपनी प्रशंसा स्वयं करना, यानी कि अपनी खुद जो है प्रशंसा करना। और दूसरा जो इसके अंदर सेंटेंस है, कमर कसना। कमर कसने का मतलब होता है कि किसी भी काम के लिए अपने आप को तैयार कर लेना, कमर कसना कहते हैं। यानी कि जैसे कि अब इसका वाक्य में प्रयोग करें तो जैसे कि आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ चुके हैं, तो जो 9वीं कक्षा के छात्र हैं उन्होंने एग्ज़ाम के लिए अपनी कमर कस ली है। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी शुरू कर दी है। तो अगला है, बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका जो आंसर है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसका आंसर यहाँ पर है, जिस समास के प्रथम पद व द्वितीय पद की प्रधानता न हो बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण दे रखा है, उदाहरण है, नीला है कंठ जिसका, तो भगवान शिव। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विकारी शब्द और जो अविकारी शब्द है इसके बीच में जो अंतर है वो बताना है। विकारी और अविकारी शब्द में अंतर बताइए। तो आंसर देखिए अब इसका। तो यहाँ पर आंसर दिया गया है, सबसे पहले है विकारी शब्द, जिन शब्दों के लिंग, वचन और काल
के आधार पर रूप बदल जाते हैं उसे विकारी शब्द कहते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि। या फिर विकारी शब्द को आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों का रूप लिंग, वचन और कारक के कारण बदलता है, यानी कि ऐसे शब्दों का समूह जिसका रूप परिवर्तन होता है, और रूप परिवर्तन के पीछे जो कारण बताया गया है वो ये है कि लिंग की वजह से, वचन की वजह से और कारक की वजह से, तो उसको कहते हैं विकारी शब्द। और अविकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन और काल के प्रभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि जो लिंग है, वचन है और कारक है, इसके वजह से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है जिस वाक्य के ऊपर, तो ऐसे वाक्य जो होते हैं अविकारी होते हैं, जैसे क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में जो है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर में जो है आपको बाद में जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो विषय हैं जिनके ऊपर आपको कोई ना कोई एक निबंध लिखना है, वो सारे टॉपिक में जो है एक वीडियो लेके आऊँगा स्पेशल इसी टॉपिक के ऊपर। और वैसे आप जो है तैयारी करने के लिए इन टॉपिकों के ऊपर जो है आप तैयारी कर सकते हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं उसके ऊपर एक वीडियो लेके आऊँगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इसी तरह से एक पूरी तरह से डेडिकेटेड वीडियो जो है एप्लीकेशन और लेटर के ऊपर भी आएगी, क्योंकि दोनों में से एक चीज़ आपको करनी है। और मैं आपको सबसे पहले एप्लीकेशन कराऊंगा, क्योंकि एप्लीकेशन जो होती हैं वो संख्या में कम होती हैं और इम्पोर्टेंट होती हैं, और दोनों में से एक चीज़ ही आपको करनी होती है। या तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं या फिर लेटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो आई हुई है, यहाँ पर देखें, अपनी कक्षा में प्रथम आने की सूचना अपने पिताजी को पत्र द्वारा दीजिए। तो ये पत्र है। उसके बाद अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। तो ये एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन और लेटर में से एक ही चीज़ आपको करनी होगी, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनकी मैं तैयारी मैं आपको बाद में करवाऊँगा। अगला क्वेश्चन है 5वां, क्षितिज काव्यखंड के आधार पर निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर अपनी पुस्तिका में लिखें। यानी कि जो आपकी काव्यखंड है, कविताओं में से जो है एक नंबर वाले क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, काबा किसका पवित्र स्थान है? तो काबा जो है मुसलमानों का पवित्र स्थान है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन तीसरा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कवित्री ने उतराई किसे माना है? तो ये माना है सदकर्मों को। तो ऑप्शन तीसरा जो है आपका आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मोर पखा सिर ऊपर राखियो सवैया में कवि किसके रूप का अनुकरण करने का वर्णन है? तो ये जो है भगवान श्री कृष्ण का है। उसके बाद अगला है, कैदी और कोकिला कविता के कवि का नाम बतलाइए। तो इसका जो आंसर है वो है माखनलाल चतुर्वेदी। तो पहला ऑप्शन जो है आपका आंसर है। खेतों में फैली हरियाली कैसी दिखाई देती है? तो इसका आंसर है मखमल के समान कोमल। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है ये आपका आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बच्चों का काम पर जाना उनकी क्या है? तो उनकी जो है विवशता है, यानी कि मजबूरी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि ये पोएम से स्टैंजा है और इसके नीचे क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों के आपको आंसर देने होंगे। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है? तो इसका जो कवि है वो है कबीर दास। कबीर दास। और दूसरा है, पखापखी का क्या अर्थ है? तो पखापखी का अर्थ होता है पक्ष विपक्ष, पक्ष और विपक्ष। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, सारा जग किसको बुला रहा है? तो आंसर आएगा ईश्वर को, ईश्वर को। उसके बाद सच्चा संत कौन है? तो सच्चा संत वो होता है निष्पक्ष भाव से प्रभु स्मरण करने वाला, यानी कि बिना भेदभाव के जो भगवान का नाम लेता है वो जो होता है सच्चा संत माना जाता है, यानी कि जो हमेशा भगवान का नाम ले। कोई संत सुजान में कौन सा अलंकार है? तो इसके अंदर जो है अनुप्रास अलंकार है।
कोई संत सुजान। इसके अंदर जो है अलंकार बताना था कौन सा है, तो इसके अंदर जो है अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, कबीर की दृष्टि में मानसरोवर और सुभर जल में क्या अर्थ है। और दूसरा इसके अंदर चॉइस में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, ब्रजभूमि के कवि प्रति कवि का किन किन रूपों में अभिव्यक्ति हुआ है। तो आंसर देखिए अब इन दोनों क्वेश्चनों के। तो यहाँ पर आंसर है, क्वेश्चन ये था कि कबीर की दृष्टि में मानसरोवर और सुभर जल में का क्या अर्थ है। तो आंसर देखें, मानसरोवर से अभिप्राय किसी भक्त का मन है जो भक्ति रूपी जल से पूरी तरह से भरा हो, और सुभर जल से अभिप्राय ये है कि भक्त का मन भक्ति भाव से परिपूर्ण यानी कि पूरी तरह से भर चुका है, और वहाँ अब किसी और भाव यानी कि और किसी विचार की जो है कोई जगह नहीं है। उसके बाद जो चॉइस में क्वेश्चन था ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तो आंसर है, तो ब्रज के प्रति जो है कवि का मन जो है मनुष्य का जीवन प्राप्त करने पर ग्वालों के रूप में, यानी कि कवि ये कहता है कि ब्रज भूमि में अगर उसको मनुष्य की रूप में अगर उसका जन्म होता है तो वो जो है ब्रज भूमि का ग्वाला बनना चाहता है। उसके बाद पशु की योनि प्राप्त करने पर नंद बाबा की गाय के रूप में, यानी कि कवि ये कहता है कि अगर वो पशु के रूप में पैदा होता है तो वो नंद बाबा की जो है गाय बनना चाहेंगे। उसके बाद अगला है, निर्जीव पत्थर बनने पर गोवर्धन पर्वत पर ही स्थान पाए, यानी कि अगर जो है निर्जीव पत्थर बनते हैं तो वो कवि कहते हैं कि वो जो है गोवर्धन पर्वत का जो है के स्थान पर जो है पत्थर के रूप में बनना चाहते हैं, यानी कि गोवर्धन पर्वत का वो हिस्सा यानी कि जो है पत्थर बनना चाहते हैं। और पक्षी बनने पर यमुना किनारे की कदम की पेड़ की शाखाओं पर बसेरा करें। और अगर कहते हैं कि अगर वो पक्षी बनते हैं तो यमुना नदी के किनारे जो कदम के पेड़ थे, जो कदम का जो पेड़ है भगवान श्री कृष्ण का प्रिय पेड़ है, तो कहते हैं कि इसकी शाखा पर वो जो है अपना बसेरा, अपना घर जो है बनाना चाहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित काव्यांश का काव्य सौंदर्य लिखिए। तो इसका काव्य सौंदर्य लिखना है। आंसर देखें अब। तो यहाँ पर आंसर है, प्रस्तुत पंक्तियों में पाहुन अर्थात दामाद के रूप में प्रकृति का मानवीयकरण हुआ है, यानी कि प्रकृति को जो है दामाद के रूप में उसके बारे में बताया गया है। चित्रात्मक शैली में बादलों के सौंदर्य का मनोरम चित्रण है, यानी कि जो चित्रात्मक शैली है उसके अंदर बादलों का जो सौंदर्य है उसको चित्रित किया गया है, यानी कि उसके चित्र बनाकर दिखाया गया है। भाषा सरल, सहज व प्रवाहमय है। अनुप्रास, मानवीयकरण और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। देशज और तद्भव शब्दावली का प्रयोग है। प्रसाद गुण आदि है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस शासन की तुलना तम से की गई है, यानी कि कौन सा ऐसा शासन है जिसकी तुलना जो है तम के साथ हुई है। तो आंसर देखें। यहाँ पर आंसर है, कवि ने अंग्रेजी शासन की तुलना तम से की गई, यानी कि अंग्रेजों ने जो भारत के ऊपर शासन किया था उस शासन को जो है तम के साथ उसकी तुलना की गई है, क्योंकि अंग्रेजी शासन प्रणाली अन्यायपूर्ण थी। क्योंकि अंग्रेजों का जो शासन प्रणाली थी वो अन्यायपूर्ण थी, यानी कि अंग्रेज जो है भारतीयों के साथ अन्याय करते थे। ब्रिटिश शासन का स्वरूप भी अंधकार की भांति कालिमा से युक्त है, यानी कि जो ब्रिटिश शासन का जो स्वरूप है वो अंधकार की भांति यानी कि अंधेरे की भांति जो है कालिमा यानी कि काले रंग से युक्त है। पराधीनता यानी कि गुलामता के युग में भारतीयों को अंग्रेजों के बहुत से जुल्मों को सहना पड़ा, यानी कि गुलामी के टाइम पर जो है भारतीय लोगों को अंग्रेजों के बहुत सारे जुल्मों को सहना पड़ा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, क्षितिज गद्य खंड के आधार पर जो है बहुविकल्प यानी कि जो पाठ है उन पाठों में से एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू वाले। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार गधे में किनके गुण पराकाष्ठा को पहुँच गए हैं, यानी कि गधे के अंदर जो है किनके गुण जो हैं अच्छी तरह से समा गए हैं। तो इसका आंसर जो है ऋषि मुनियों के। तो ऑप्शन तीसरा जो है आपका आंसर है। अगला देखें, लहासा की ओर किस विधा की रचना है। तो ये है यात्रा वृत्तांत, यानी कि इसके अंदर जो यात्रा है उसके बारे में बताया गया है। तो ये यात्रा
वृत्तांत है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ में लेखक ने किसे सावधान किया है? तो इसमें जो है सावधान किया गया है आम जनमानस को, यानी कि आम लोगों को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सालिम अली केरल की किस वैली को रेगिस्तान हवा से बचाना चाहते थे? तो ये थी साइलेंट वैली। तो ऑप्शन तीसरा जो है आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लेखक हरि शंकर परसाई के पास किसका चित्र था? तो आंसर है इसका प्रेमचंद का। तो ऑप्शन तीसरा जो है आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को छात्रावास में कौन सी लड़की मिली थी? यानी कि हॉस्टल के अंदर महादेवी वर्मा को हॉस्टल में कौन सी लड़की मिली थी? तो ये मिली थी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ऑप्शन पहला जो है आपका आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें जो है सीन पैसेज आएगा, यानी कि पाठ से ये पैसेज लिया गया है। जिस तरह से इंग्लिश में आता है उसी तरह से हिंदी में भी पाठ से ये पैसेज है। इसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको ये पता लग जाना चाहिए कि ये कौन से पाठ से है और इस पाठ का लेखक कौन है, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़रूर बनता है इनमें से। चाहे पोएम का स्टैंजा हो उसमें भी ये एक नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आता है कि ये पोएम किसने लिखी है और ये जो पंक्तियाँ हैं कौन सी पोएम से हैं। उसी तरह से पाठ में भी यही पूछा गया है और पहला ही क्वेश्चन ये है, प्रस्तुत पद्यांश के पाठ व लेखक का नाम बताइए। तो पाठ का नाम है लहासा की ओर और इसका जो लेखक है वो है राहुल सांकृत्यान है। राहुल जो लेखक है, से क फिर नीचे रे फिर ते फिर या ये और ने और आगे है राहुल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तिब्बत की ज़मीन कैसे बटी हुई थी? तो आंसर आएगा इसका बहुत अधिक छोटे और बड़े जमींदारों के अंदर, यानी कि तिब्बत की जो ज़मीन थी वो छोटे और बड़े जमींदारों के बीच में बटी हुई थी। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में जागीरदार खेती कैसे और किन से करते थे? तो आंसर आएगा स्वयं बेगार में मिलने वाले मजदूरों से, यानी कि जो बेगार में जो मजदूर मिलते थे उनसे, यानी कि एक तरह से मजदूरों से करवाई जाती थी। खेती का इंतजाम कौन देखता था? तो खेती का जो इंतजाम था वो भिक्षु देखते थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बेगार का अर्थ है? तो बेगार उन व्यक्तियों को कहते हैं जो बिना कोई निश्चित, यानी कि प्रीसार्मिक का मतलब होता है कोई निश्चित मेहनताने के, यानी कि उनकी जो मेहनताना था, यानी कि जो पैसे थे वो फिक्स नहीं होते और बिना फिक्स जो मेहनताना है उसके ऊपर वो जो काम करते हैं उनको बेगार कहते हैं, यानी कि इनकी जो सैलरी है वो फिक्स नहीं होती और ऐसे लोगों को जो है बेगार कहते हैं और ये खेतों में काम करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मुंशी प्रेमचंद अथवा राहुल सांकृत्यान का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं, साहित्यिक विशेषताओं एवं भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है जीवन परिचय वो मैं आपको इसके ऊपर भी एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा, यानी कि जो आपका निबंध है और जो आपके लेटर और एप्लीकेशन है और ये जो जीवन परिचय है इनके ऊपर सब हर तीनों के ऊपर 3 वीडियो आएंगे अलग से। अगर आप इन वीडियो को भी देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर मैं जो है आंसर आपको तीनों क्वेश्चनों के दिखाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। और दूसरा है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। और तीसरा क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार मुंशी प्रेमचंद का स्वभाव कैसा था। अब इन तीनों क्वेश्चनों के आंसर देखें। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देखें, विज्ञापनों की चकाचौंध से प्रभावित समाज के संपन्न मतलब जो अमीर लोग हैं और उच्च वर्ग यानी कि हाई क्लास द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली का अपनाने के कारण उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में दूरियों का बढ़ना और जो संपन्न नहीं है उनका अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए गलत मार्ग अपनाना। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि विज्ञापनों की जो चकाचौंध है यानी कि विज्ञापन से प्रभावित यानी कि जो लोग जो हैं अपने जीवन शैली को उच्च जीवन शैली को दिखाते हैं और जो निम्न लोग हैं यानी कि जो गरीब लोग हैं उनके बीच जो है गैप है ज़्यादा, जिसकी वजह से जो निम्न वर्ग के जो लोग हैं वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाते, तो फिर वो जो हैं अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए गलत मार्ग जो है अपना लेते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि विज्ञापनों से जो ये चीज़ें जो हैं प्रभावित होती हैं, लोग जो है विज्ञापनों से प्रभावित होते हैं।
क्योंकि यहाँ पर जो पहली लाइन है, पहली लाइन के अंदर ये बताया गया है कि विज्ञापनों की चकाचौंध से प्रभावित समाज के संपन्न और उच्च वर्ग द्वारा प्रदर्शन पूर्ण जीवन शैली, यानी कि जो संपन्न लोग हैं, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो वो अपनी जीवन शैली है उसको वो लोग जो है दिखाते हैं। ठीक है। और इस वजह से जो है निम्न वर्ग के लोग जो है अपने आप को हीन समझना शुरू कर देते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, ताकि वो भी उच्च समाज की तरह जी सकें, जो है गलत रास्ता अपना लेते हैं। तो इसका जो है लोगों के ऊपर जो है विज्ञापन का प्रभाव पड़ता है। समाज में अशांति और विषमता को बढ़ावा मिलता है, यानी कि समाज में अशांति फैलती है, जो विषमता है इस चीज़ को बढ़ावा मिलता है, जिससे हमारे स्वस्थ और सांस्कृतिक मूल्य का ह्रास होता है। ह्रास होने का मतलब नुकसान होता है, यानी कि जो हमारा स्वस्थ है और सांस्कृतिक जो हमारे मूल्य हैं उनको नुकसान पहुंचता है। साथ ही हम वस्तुओं की गुणवत्ता के ऊपर भी ध्यान नहीं देते, यानी कि टीवी पर ऐड देखकर ही हम जो है चीज़ों को यूज करना शुरू कर देते हैं, उसकी जो क्वालिटी है उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। जो दिखाई देता है हम वही चीज़ खरीदते हैं। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि किस घटना से सालिम अली के जीवन की दिशा को जो है बदल गई। तो यहाँ पर आंसर है, तो एक बार बचपन में सालिम अली मामा की दी हुई एयर गन से खेल रहे थे। उसी एयर गन से एक गोरैया घायल होकर गिर पड़े, यानी कि बचपन में सालिम अली जो है एयर गन के साथ खेल रहे थे और उस एयर गन से जो है गोरैया जो है, ये चिड़िया है, ये घायल हो गई थी। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की जो दिशा थी वो बदल दी। सालिम गोरैया के विषय में जानना चाहते थे, यानी कि सालिम अली जो थे, जो गोरैया यानी कि चिड़िया थी उसके बारे में जानना चाहते थे। तब मामा ने उन्हें नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS जाकर गोरैया की पूरी जानकारी प्राप्त करने को कहा। वहां जाने के बाद उनकी रुचि जो है पक्षी संसार की ओर मुड़ गई, यानी कि गोरैया के बारे में सालिम अली जानना चाहते थे और उस जानने के लिए वो जो है नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद जो है उनका मन जो है संसार के जितने भी पक्षी हैं उनके बारे में जानना चाहते थे और फिर वो बाद में पक्षी प्रेमी बन गए। उसके बाद अगले क्वेश्चन का आंसर है, तीसरा क्वेश्चन था, लेखक के अनुसार मुंशी प्रेमचंद का स्वभाव कैसा था। तो आंसर है, मुंशी प्रेमचंद का जो स्वभाव था वो साधारण था, बेपरवाह थे, वो विश्वास से पूर्ण थे, सामान्य वेशभूषा पर संकोच नहीं, यानी कि सामान्य वेशभूषा जो है रखते थे और उसके ऊपर कोई संकोच भी नहीं करते थे, और व्यंग्यपूर्ण मुस्कान। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, कृतिका भाग 2 के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये क्वेश्चन है, राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता है। और चॉइस के अंदर भी क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी एकांक का क्या उद्देश्य है। तो आंसर देखिए अब। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर यहाँ पर है, आधुनिक समाज में सभ्य नागरिक होने के बावजूद उन्हें अपनी बेटी के भविष्य की खातिर रूढ़िवादी लोगों के दबाव में झुकना पड़ा। रूढ़िवादी लोग वो होते हैं जो पुरानी परंपरा को मानते हैं और उसी का अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि आधुनिक समाज में सभ्य नागरिक होने के बावजूद भी जो राम स्वरूप था अपनी बेटी के भविष्य की खातिर रूढ़िवादी लोगों के दबाव में झुकना पड़ गया, यानी कि झुक गया। उपयुक्त बात एक पिता की व्यवस्था को उजागर करती है, यानी कि ये जो बात है एक पिता की जो व्यवस्था है मजबूरी है उसके बारे में उसको बता रही है। जो एक और तो अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर सक्षम बनाना चाहता है, क्योंकि जो राम स्वरूप है वो अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर एक सक्षम लड़की बनाना चाहता है, लेकिन समाज के नियमों को मानने के लिए बाध्य है, यानी कि लेकिन समाज के जो नियम हैं उनको मानने के लिए वो मजबूर है। उसके बाद जो चॉइस में क्वेश्चन है उसका आंसर है ये, रीढ़ की हड्डी एक उद्देश्यपूर्ण एकांकी है। इस एकांकी में लेखक ने स्पष्ट किया है कि लड़के और लड़की में भेदभाव करना उचित नहीं है। लड़की भी उच्च शिक्षा के साथ साथ सम्मान की अधिकारिणी है। विवाह के नाम पर उससे तरह तरह के सवाल पूछकर उसे अपमानित नहीं करना चाहिए। आज लड़कियां भी लड़कों के समान उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ है। जो लड़कियां हैं आज वो लड़कों के समान ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकती है, अतः उन्हें भी उचित सम्मान मिलना चाहिए।
लेखक ने गोपाल प्रसाद जैसे रूढ़िवादी विचारधारा के लोगों पर प्रहार किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे, यानी कि बाढ़ की जो खबर थी उसको सुनने के बाद लोगों ने जो है किस तरह की तैयारी करनी शुरू कर दी। क्वेश्चन ये है, तो आंसर ये है, बाढ़ की खबर सुन लोग अपनी सुरक्षा के प्रबंध और आवश्यक सामानों को जुटाने में लग गए। यानी कि बाढ़ की खबर सुनकर जो है अपने सुरक्षा के प्रति जो है प्रबंध जो करने हैं वो करना शुरू कर दिया, और जो आवश्यक सामान है बाढ़ के समय, जो ज़रूरी सामान है उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उन्होंने आवश्यक ईंधन, यानी कि ईंधन जैसे कि लकड़ी है या फिर गैस है, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी, कंपोस्ट की गोलियां जो पानी को साफ़ करने के लिए यूज़ होती हैं, इकट्ठी करनी शुरू कर दी, ताकि बाढ़ से घिर जाने पर कुछ दिनों तक उनका गुजारा जो है चल सके और रोज़मर्रा के कार्यों के लिए उन्हें इनका अभाव न झेलना पड़े। अभाव का मतलब होता है कमी, यानी कि इनकी कमी ना हो। दुकानों के निचले हिस्से से सामान हटाया जाने लगा ताकि नुकसान कम से कम हो। इस प्रकार सावधानी की दृष्टि से उन्होंने तैयारी की। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, ये था क्वेश्चन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी भी देखा नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी। यानी कि लेखिका ने जो है अपनी नानी को कभी नहीं देखा, लेकिन फिर भी वो अपनी नानी के जो व्यक्तित्व थे, जो नानी का जो व्यक्तित्व था उससे वो प्रभावित थी। तो आंसर देखें अब, तो यहाँ पर आंसर है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी भी नहीं देखा, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे प्रभावित थी, और उसके कारण बताए गए हैं। तो पहला कारण है, लेखिका की नानी अपनी बेटी का विवाह एक क्रांतिकारी से करने की इच्छुक थी। यानी कि लेखिका की जो नानी थी वो अपनी बेटी का विवाह जो है एक क्रांतिकारी से करना चाहती थी। इसलिए नानी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से भेंट की, यानी कि मुलाकात की। उस भेंट में उन्होंने यह इच्छा प्रकट की कि वह अपनी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से करवाना चाहती हैं। इस घटना से उनका देश के प्रति अटूट प्रेम के बारे में पता चलता है। उसके बाद जीवन भर पर्दे में रहकर भी उन्होंने अपनी बेटी की भलाई के लिए पर पुरुष से मिलने की हिम्मत की। यानी कि जीवन भर जो है लेखिका की जो नानी थी वो पर्दे के अंदर रही, यानी कि पर्दे में रही, लेकिन जो है अपनी बेटी की भलाई के लिए वो किसी दूसरे पुरुष से मिलने की जो है उसने हिम्मत जुटाई। इससे उनके साहसी व्यक्तित्व और मन में सुलगती स्वतंत्रता की भावना का पता चलता है। उसके बाद लेखिका की नानी भले अनपढ़, पुराने ढंग और हमेशा पर्दे में रहने वाली महिला रही हो, परंतु अपनी निजी जिंदगी में वे आज़ाद विचारों वाली महिला थी। उन्होंने कभी भी नाना जी के विचारों का अंधानुकरण, यानी कि अंधाधुंध जो है अनुसरण नहीं किया, बल्कि अपने हिसाब से अपना जीवन बिताया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, आदर्श जीवन मूल्य, यानी कि जो नैतिक शिक्षा की हरियाणा बोर्ड ने नई किताब लगवाई है। पूरी किताब का सॉल्यूशन जो है मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखा है। आप जो है नैतिक शिक्षा वाला जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके 9वीं कक्षा की जो नैतिक शिक्षा की क्वेश्चन पाठ है, सभी पाठों के क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है इनके आंसर देखें। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, जीवन में दिव्य लक्षणों का क्या महत्व है। दूसरा क्वेश्चन है, बुद्धि पर संगति का क्या प्रभाव पड़ता है। सज्जन लोग अपने गुरुजनों एवं, यहाँ पर एयर गलत लिखा है, एवं आएगा, श्रेष्ठ जनों के पास क्यों गया। यानी कि जो सज्जन लोग होते हैं और वो अपने गुरुजनों और जो अपने श्रेष्ठ है यानी कि बड़े बूढ़े हैं उनके पास क्यों जाते हैं। बुद्धदेव ने आपसी शत्रुता समाप्त करने के लिए क्या उपाय सुझाया, और मनुष्य के जीवन की सार्थकता किस में है। तो अब इन सभी क्वेश्चनों के आंसर देखें। ये सभी क्वेश्चन नैतिक शिक्षा से हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर देखें, जीवन के दिव्य लक्षण जहाँ अच्छी पढ़ाई में सहायक होंगे, वहीं आगे पूरे जीवन को एक अच्छा आधार देकर जीवन में छिपी महानता को प्रकट करेंगे। जैसे अच्छी पढ़ाई केवल इसी समय के लिए नहीं, अपितु अच्छे कैरियर एवं नीतिपूर्ण धनोपार्जन, यानी कि पैसा कमाने के लिए जो है समग्र जीवन का एक अच्छा आधार है। ऐसे ही ये गुण मात्र अब के लिए नहीं है, बल्कि समूचे जीवन की अक्षय निधि है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि बुद्धि पर जो है संगति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आंसर देखें,
बुद्धि संगति के प्रभाव से बनती या बिगड़ती है, यानी कि बुद्धि का संगति के ऊपर जो है पूरा प्रभाव पड़ता है, यानी कि संगति से ही बुद्धि बनती और बिगड़ती है। संगति अच्छी होगी तो बिगड़ी बुद्धि भी संवर जाएगी, यानी कि अच्छी संगत में रहेंगे तो जो बिगड़ी हुई बुद्धि है वो भी संवर जाएगी, सही हो जाएगी, सही निर्णय करने लगेगी। लेकिन संतति ही बिगड़ गई हो तो अच्छी भली बुद्धि जो है वो भी बिगड़ जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, सज्जन लोग अपने गुरुजनों और जो श्रेष्ठ जन है यानी कि बड़े बुजुर्ग हैं उनके पास क्यों जाते हैं? तो आंसर देखें, गुरुजनों और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो गुरुजन हैं, उनका जो आशीर्वाद है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपने आचार्य, शिक्षक या गुरुजनों के निकट जाना, उनसे अपनी जिज्ञासा का समाधान करवाना, यानी कि जो भी जानना चाहते हैं उसके बारे में सवाल करना और उसका जवाब पाना, प्रश्नों का उत्तर लेना और उनके अनुभव का अपने लिए लाभ लेना बहुत अच्छा भी है और आवश्यक भी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, बुद्ध देव ने अपनी आपसी शत्रुता समाप्त करने के लिए क्या उपाय सुझाया था? तो आंसर देखें, आपसी शत्रुता के बारे में कहा था, वैर से बुद्ध ने वैर शांत नहीं होता, यानी कि वैर से जो है वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। यह सुनहरा सूत्र सर्वदा सार्थक है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि शत्रुता से जो है शत्रुता शांत नहीं होती, बल्कि अशत्रुता से जो है शत्रुता शांत होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, मनुष्य के जीवन की सार्थकता किसमें है? आंसर देखें, मनुष्य के जीवन की सार्थकता परिश्रम करने में है, यानी कि मनुष्य का जीवन तभी सार्थक होगा, परिपूर्ण होगा जब वो मेहनत करेगा। जो व्यक्ति जीवन में पुरुषार्थ करता है, यानी कि मेहनत करता है, तथा विपरीत परिस्थितियाँ आने पर भी निराश नहीं होता, यानी कि विपरीत परिस्थिति का मतलब है जब बुरा समय आता है तब भी वो निराश नहीं होता, उस व्यक्ति का जीवन जो है सार्थक माना जाता है। तो ये था आपका 9वीं कक्षा का हिंदी के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।